एज कम्पेयर टू एफ। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन वहाँ पे पोर स्क्रीनिंग होती है, पोर स्क्रीनिंग होगी। जब पोर स्क्रीनिंग होगी तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्शन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद और एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेड इफेक्टिव भी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो तीसरा फैक्टर जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट डज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन, वो मैंने आपको पहले ही बताया। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को हम जेड स्टार से भी डिनोट करते हैं। दैट मीन्स जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दैट मीन अगर हम यहाँ से बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लूंगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये अलोंग द पीरियड है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एज कम्पेयर टू कार्बन, एज कम्पेयर टू बोरान। और यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन के बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे याद रखना है क्योंकि नाइट्रोजन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड, वो भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को। चौथा फैक्टर जो है वो है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल। व्हाट डज पेनिट्रेशन पावर मीन, सपोज अगर हम बात करेंगे जो जिस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट मीन जो ज्यादा अंदर होगा, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें किस ऑर्बिटल से निकालना है, वो हमें किस सबशेल से निकालना है। अगर वो ऑर्बिटल या सबशेल पेनिट्रेटेड होगा, न्यूक्लियस के करीब होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। सपोज अगर हम बात करेंगे, अभी मैं थर्ड शेल लूंगा, थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में क्या है, वहां पे 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। क्योंकि 3s ये ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3d। तो इसीलिए शेल तो सेम ही है पर पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है, s का, एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d। तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने आपको बताया पेनिट्रेशन पावर मीन्स, व्हाट डज पेनिट्रेशन मीन्स, पेनिट्रेशन मीन्स नजदीकी, जो ऑर्बिटल, जो सबशेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, और पेनिट्रेशन पावर जितना ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगती है। तो दैट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल। जितना पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाया, शेल तो थर्ड है, उसमें 3s सबशेल भी हो सकती है या 3s ऑर्बिटल, उसमें 3p भी हो सकता है, उसमें 3d। क्योंकि s का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ये ज्यादा करीब है किससे, न्यूक्लियस से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, सपोज यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको आसानी कहाँ से होगी इलेक्ट्रॉन निकालना, 3d से, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। ये आपको याद रखना है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, दैट मीन उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। जब भी हम बोलते हैं फॉर सेम शेल, मैंने लिया थर्ड शेल,
एक सेम शेल है 333, तो वहां पे आपको देखना है फॉर सेम शेल, ये कोई भी सेम शेल हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है। क्या आपको देखना है वहां पे एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, एज कम्पेयर टू डी एंड एज कम्पेयर टू एफ, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद और एक फैक्टर जो है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्थ फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स जिस एलिमेंट का या जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टेबल होगा। जिन एटम्स के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होती है, जिसमें सबशेल्स और ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड। जिन एटम्स में सबशेल जिनके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड होंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मीन्स जिनके ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड। जहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन मैंने बताई, कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कंप्लीटली हाफ फिल्ड। दोनों को क्या माना जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन हाफ फिल्ड मैंने बताया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली more stable as compared to incompletely filled atomic orbitals। तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था, सपोज अगर अभी यहाँ पे है एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट। यहाँ एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या बहुत डिफिकल्ट होता है। अब अगर क्या है, सपोज डी में 4 ही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या बहुत आसान होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियोडिक टेबल में, मिनिमम मैंने आपको बताया किसकी है, सीजियम की। मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है पीरियोडिक टेबल में, सीजियम की। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किनकी होती है, नोबल गैसेस की, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इन्हीं नोबल गैसेस में से एक नोबल गैस है, वो है हीलियम। हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और मिनिमम किसकी है, सीजियम की है। अब अगर हमें देखना होगा जो ट्रेंड होती है, ये है फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं किसको, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी को। अब ये सारे फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने हैं और फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। और जब हम बात करते हैं, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, शाबाश, डिक्रीज हो जाता है। जितना एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। और डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, शाबाश, डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो जाता है, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज, एरो डाउन मीन्स डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे शेल बढ़ जाती है, और जितना शेल्स बढ़ जाएंगे दैट मीन्स। और एक फैक्टर भी आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेल्स। जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उतना क्या, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। जितना शेल्स ज्यादा होंगे उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम, जितना शेल्स कम होंगे उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, शाबाश,
ज़्यादा होगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे ज़ाड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज़ाड इफेक्टिव। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या ज़ाड इफेक्टिव क्या हो जाता है, शाबाश, डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया कि जो सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम का मैंने उसका दिया, वहाँ पे मैंने बताया सीजियम की सबसे कम होती है। इसी तरह मैंने एक पीरियड का भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। तो ये अब सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है इस इस आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो आपको याद रखनी है। वो एक्सेप्शंस क्या है, वो आपको जरूरी क्या रखनी है याद। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, सपोज मैंने आपको बताया